गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने किया था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट क्लास में जो प्रिपरेशन मेथड थे अपने पास, वो प्रिपरेशन मेथड किए अपन ने। कौन कौन से थे प्रिपरेशन मेथड, एक बार रिमाइंड करें जल्दी से अपन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ एल्काइल बेंजीन, थर्ड पॉइंट फ्रॉम ग्रिग्नार एजेंट, ग्रिग्नार एजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन, फोर्थ पॉइंट फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से फर्स्ट एमाइड का फॉर्मेशन, देन एमाइड को अपन ने वापस हाइड्रोलाइज किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। फोर्थ पॉइंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड, और सिक्स पॉइंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स। तो ये अपने पास टोटल 6 प्रिपरेशन मेथड्स थे कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन के। आज अपना टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और बहुत सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट अगर अपन पॉइंट लें सॉल्युबिलिटी का, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड soluble in water। और क्यों होगा soluble in water? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, H2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए जो लोअर मेंबर्स हैं वो कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल है। बट हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मतलब with increasing molar mass or size of alkyl group, solubility in water decreases। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर मोलर मास या एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर अपने पास एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो उस केस में कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, और अगर कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा तो उस केस में OH बॉन्ड का पोलराइजेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा, देन डिक्रीजिंग पोलराइजेशन ऑफ OH बॉन्ड, और OH बॉन्ड का पोलराइजेशन डिक्रीज होता है, इसलिए अपने पास इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होता है। कैसे होता है देखें अपन एक बार। अपन ने कहा कि मान लो मेरे पास ये है एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ओनली वन एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप, साइज इंक्रीज कर दिया, सपोज लिखा अपन ने यहाँ पर CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल ग्रुप ऐड कर दिया। तो अगर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो उस केस में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन में क्या आया पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन क्या करता, यहां से OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेता, और अगर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस केस में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो इजीली हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। या अपन ये कह सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा, तो H पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के जो नेगेटिव आयन है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो बताओ क्या दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? If extent of positive charge on hydrogen of OH bond decreases, then also decreasing the attraction between hydrogen ion and highly electronegative anion of another molecule।
और अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है। तो जैसे अपने पास साइज इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो उस केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी डिक्रीज होगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अपन ने क्या कहा कि लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, बट with increasing alkyl group, size of alkyl group, solubility in water decreases due to decreasing polarization of OH bond। ठीक है, तो OH बॉन्ड का पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी जो होती है वो भी डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर अपने पास, लोअर मेंबर वाटर में सॉल्युबल होगा, हायर मेंबर में साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में या तो पार्शियल सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा, क्योंकि एल्काइल का साइज इंक्रीज होता है, सॉल्युबल डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन डिक्रीज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज होता है। क्लियर है? हायर मेंबर्स जो है वो किसमें सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, क्योंकि अपने पास उनका कोवलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो उसमें वो सॉल्युबल हो जाएंगे। अपना 11 का टॉपिक है डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, तो जैसा इसका नेचर है वैसे सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल होता है। तो ये अपने पास इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो मेन अपन फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। सेकंड क्या आ गया अपने पास, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए यहां पर अपन कंपेयर कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड greater than comparable molar mass of alcohol, aldehyde and ketones and halides और hydrocarbons। अगर इन सब के साथ कंपेयर करें तो इन सब में से बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। रीजन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोनिल ग्रुप का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इसलिए OH बॉन्ड का पोलराइजेशन इंक्रीज होता है और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है। इन वेपर फेज और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट these carboxylic acid molecules form dimer। दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और साइक्लिक डाइमर बनाते हैं। तो वेपर फेज के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हायर बॉइलिंग पॉइंट है, रीजन ड्यू टू फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। इवन इन वेपर फेज कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म साइक्लिक डाइमर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो वेपर फेज है, वेपर फेज में इनके अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और डाइमर कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं। सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो डाइमर साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, द ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज जस्ट डबल टू इट्स एक्चुअल मोलर मास। ठीक है, अगर अपन ऑब्जर्व मोलर मास निकालें यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो एक्चुअल मोलर मास के कंपैरिजन में क्या होगा, जस्ट डबल होगा। रीजन, क्योंकि मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना है, 2 कार्बन्स है 12, 2 ऑक्सीजन है 16, 4 हाइड्रोजन है 1, कितना हो गया 24, 32 एंड 4 एप्रोक्स 60 हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये डाइमर कंपाउंड के फॉर्म में होता है तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 हो गए, एसोसिएट फॉर्म में आ गया। तो ऑब्जर्व मोलर मास जब निकलता है तो ये एसोसिएट फॉर्म में निकलेगा, पूरे मॉलिक्यूल का निकलता है, तो कितना हो गया यहां पर, ये 120 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है अपने पास,
द ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड जस्ट डबल टू इट्स एक्चुअल मोलर मास। ठीक है, व्हाई? तो लिखना आपने क्या आंसर है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म साइक्लिक डाइमर स्ट्रक्चर, दैट्स द रीजन दैट इट्स मोलर मास इज जस्ट डबल। ठीक है, तो ये अपने पास इसका मोलर मास का पॉइंट आ गया कि इसका मोलर मास जो होता है वो जस्ट डबल होता है, ठीक, कंपेयर टू एक्चुअल मोलर मास। बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट आ गया अपने पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मोलर मास वाले अल्कोहल, हैलाइड और ईथर के कंपैरिजन के अंदर हायर होगा। उसका रीजन है अपने पास इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, इसलिए ये अल्कोहल से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, विद इंक्रीजिंग मोलर मास, with increasing molar mass boiling point increases। कॉमन पॉइंट है, सभी के अंदर अपन डिस्कस करते आ रहे हैं, मोलर मास इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होते हैं। अनब्रांच का जो है मोलर मास ज्यादा होता है ब्रांच के कंपैरिजन में, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये अपने पास के बॉइलिंग पॉइंट्स के पॉइंट आ गए। क्लियर है बॉइलिंग पॉइंट? पहले कंपैरिजन आ गया, डाइमर कंपाउंड आ गया, मोलर मास पे आ गया, अनब्रांच और ब्रांच पे आ गया। ठीक है, डिफरेंट क्या था इसके अंदर, साइक्लिक डाइमर स्ट्रक्चर। बाकी सारे पॉइंट्स अपने पास एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स के जैसा है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट्स मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलते हैं। क्या वेरिएशन मिला, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड which contain even number of carbon atoms, ठीक है, carboxylic those carbon acid which contain even number of carbon atoms have greater melting point than its adjacent carboxylic acid which contain odd number of carbon atoms। ठीक है, तो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट से हायर होता है। ठीक है, 4 है तो 4 जो कार्बन चेन वाला एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 5 से भी ग्रेटर है और 3 से भी ग्रेटर है। यानी इवन नंबर्स वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ओड नंबर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन क्या है, देखो यहां पर ध्यान से देखना, जो अपने पास इवन नंबर में कार्बन एटम्स हैं उनमें टर्मिनल एल्काइल ग्रुप और जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि ओड के अंदर क्या है, सिमिलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इवन नंबर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इवन नंबर में जो कार्बन एटम्स हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर क्यों है? क्योंकि उनमें एल्काइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनमें इफेक्टिव क्लोज पैकिंग होती है, और इफेक्टिव क्लोज पैकिंग होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। जबकि अगर सिमिलर डायरेक्शन में होता है तो उस केस में इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज होता है, ये इफेक्टिवली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। दूसरा पॉइंट अपन ये भी बोल सकते हैं, आंसर देने का तरीका अलग होता है, वैसे अपन आंसर ये भी बोल सकते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन के अंदर ग्रुप होते हैं तो उस केस में रिपल्शन भी हो सकता है उनमें, बट प्रॉपर आंसर इसका पैकिंग एफिशिएंसी के बेस पे है। यही बोलना है अपने को कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इजीली पैक हो जाता है, स्ट्रांगली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। ठीक है, तो ये अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स आ गए जिसमें अपन ने सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज की, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज
केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन विच क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इट मींस अपन कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, क्योंकि OH बॉन्ड है, ब्रेक होगा तो H+N रिलीज होगा और H+N रिलीज हो रहा है, इट मींस एसिडिक नेचर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम में एसिड आ रहा है, इट मींस एसिडिक नेचर तो होता ही है अपने पास। एसिडिक नेचर है तो क्या करेगा ये, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, आर्सेनियस एसिड से अपने पास, ब्रॉन्ज स्टेट भी बोल सकते हैं इसको अपन, क्योंकि प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। तो ये एसिड्स के फॉर्म में है, इट मींस एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज कर देता है। अब अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज कर रहा है, एसिडिक नेचर शो करता है, तो उसको अपन एक्सप्लेन कैसे करें? तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल, in this carboxylic group, oxygen is more electronegative than carbon, therefore carbonyl group polarized, oxygen contain negative charge, carbon partial positive charge. In that case, oxygen donating its lone pair for bonding with carbonyl carbon, O negative डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, सो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, सेकंड पॉइंट डबल बॉन्ड भी आ गया, थर्ड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, सारे के सारे फैक्टर इसके बेस पे आ गए कि ये तो अब इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना पड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहते हैं एक तो नीम चढ़ाओ, ठीक है, करेला और नीम चढ़ा, करेला मतलब ये पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था और नीम चढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है जिससे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, अब यहाँ पर OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और H+ आयन को रिलीज कर देगा। तो अपन यहाँ पर एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसे, ड्यू टू द रेजोनेंस highly electronegative oxygen of OH bond contain positive charge, ठीक है, that's the reason it's easily gain electron from OH bond and release H+ ion in aqueous solution, ठीक है। तो ये अपने पास इसका एसिडिक नेचर हो गया। सेकेंड वे, when carboxylic acid by the self ionization form carboxylate ion and H+ ion, then the carboxylate ion is more stable than carboxylic group due to resonance। रेजोनेंस यहाँ भी था, रेजोनेंस यहाँ भी है, फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ भाई, पॉइंट आ गया वापस अपने पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पे नेगेटिव से पॉजिटिव, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया। अब पॉइंट क्या आया कि जब यहाँ पर भी अपने पास रेजोनेंस था, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, फिर कार्बोक्सिलिक आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कैसे हुआ? तो ये अपने पास रेजोनेंस के रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं रेजोनेंस के? रेजोनेंस का फर्स्ट रूल, नेगेटिव चार्ज अराइज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिव चार्ज अराइज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ मॉलिक्यूल। बट यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखो, यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी। बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, नेगेटिव चार्ज delocalized on only oxygen atom of carboxylate ions, which is more electronegative than carbon। तो कार्बन कंपैरिजन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, केवल उसी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट पॉइंट, that's the reason that carboxylate ion resonating structure of carboxylate ion is more stable than resonating structure of carboxylic group। सेकंड वन, यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो O पे नेगेटिव है और डबल बॉन्ड O है, ठीक है, दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है, यानी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है।
और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अपन ने क्या कहा, इन कार्बोक्सिलेट आयन ड्यू टू द रेजोनेंस negative charge delocalized on highly electronegative oxygen and form equivalent resonating structures which is more stable and more contributing in the hybrid structure of carboxylate ion. That's the reason that carboxylic acid convert into more stable carboxylate ion. It's release proton in aqueous solution and shows acidic nature. तो ये अपने पास इसका एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन किया अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलेट आयंस। ठीक है, तो ये अपने पास पॉइंट आ गया इसका। अब पॉइंट आया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप। अगर अपन बात करें यहां पर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप, सपोज करो अगर यहां पर अपने पास कोई एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है बताओ, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। अब बताओ यहां पर क्या कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, कार्बन को, और कार्बन के थ्रू कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और उसके बाद एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एंड आल्सो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दैट्स द रीजन दैट कार्बोक्सिलेट आयन is less stable than carboxyl group। तो जैसे ही अपने पास एसिटेट आयन जो है कार्बोक्सिल आयन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, उसका एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होता है। इट मींस एल्काइल ग्रुप अगर होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट अगर यहां पर अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इससे जो भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप है उससे। तो एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, वो डीलोकलाइज हुआ था थ्रू द रेजोनेंस, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसने भी क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो उस केस में ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इट मींस ये न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहा है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर अपने पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होता है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, एक्स्ट्रा चार्ज था, वो हमेशा डीलोकलाइज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो ये हो गया अपने पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप ऑन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये अपने पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप बताया मैंने यहाँ पर, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसके केस के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव के केस के अंदर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ पर कुछ ग्रुप्स देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे कि उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मे बी ये चैप्टर जो है मंडे या ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर 10th चैप्टर जो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स हैं उसका अपन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो अभी से उसको रिवीजन जो है वो आप लोगों को स्टार्ट करना है।